let's begin. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। आई रियली विश कि आप लोगों के लिए जितने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, जितने भी आपके टफ चैप्टर्स थे, वो सारी चीज़ें हमने आपको बहुत जल्दी, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और रिवीजन वीडियोस में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको बिल्कुल जहाँ से क्वेश्चंस पिक होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। और दूसरी चीज़ कि पूरा चैप्टर की एक ब्रीफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, सो दैट एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहा है तो वो कहाँ से आया है। एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन में उसको अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, और वो अटेम्प्ट तब कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि एटलीस्ट ये क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आपके बुक से किस चैप्टर या फिर किस एरिया से वो बिलोंग कर रहा है। सो रिवीजन वीडियोस को बनाते समय मेरी पहली इंटेंशन ये थी कि जितनी भी आपके जो हार्ड चैप्टर्स हैं, ऐसे चैप्टर्स जिनके लिए बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर ये चैप्टर हमको पक्का आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिएगा, तो मैंने वो चैप्टर आपको पहले प्रोवाइड किए हैं। आज जो मैं चैप्टर पिक कर रहा हूँ ये है आपकी केमिस्ट्री का चैप्टर और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम लोग आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियोस जो भी हमारे चैनल पे जो कंटेंट आ रहा है आप लोगों के लिए, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको आप मतलब एक तरीके से आप नॉलेजफुल चीज़ें दे सकते हो, जिनको आप दे सकते हो कि नहीं आप भी यहाँ से इतनी अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, और वो है चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 1। ये है आपकी चैप्टर नंबर 1, मतलब साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर, और इसका नाम हो गया आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या हो गया ये? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कई सारे स्टूडेंट्स की ऐसी मतलब कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज में ये बताया कि कहीं कहीं पे उनको राइटिंग में मतलब चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपके लिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखूँगा, ठीक है, सो दैट कि आपको चीज़ें एकदम ग्रिप अच्छी हो, अच्छी ग्रिप बने और आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो देखो, आपकी सराउंडिंग में आपने जनरली अपने घरों में देखा होगा कि मिल्क से आपने कर्ड बनते हुए देखा होगा, मतलब दूध से दही बनते हुए देखा होगा। आ रही है बात समझ में? या फिर आपने पनीर बनते हुए भी देखा होगा। आ रही है बात समझ में? कर्ड हो गया या फिर पनीर हो गया, या फिर अच्छा आपने एक चीज़ तो पक्का है, हो सकता है कुछ लोगों को मिल्क पसंद ना हो, तो लेकिन आपने एक चीज़ तो पक्का देखी होगी, वो ये कि जो आपके घरों में तावा यूज़ होता है जिसके ऊपर आप लोग रोटियां बनाते हो, ठीक है। तो ये जो तावा होता है ना, ये उसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है, जो अपर पार्ट है, ये तो आपका प्लेन होता है। बट अगर आप इसका बॉटम देखोगे ना, अगर आप इसको नीचे की तरफ से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि वहाँ पे रस्टिंग हो रखी है। क्या हो रखी है? रस्टिंग हो रखी है, मतलब उस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है। ऐसा आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। ऐसे आपकी नॉर्मल लाइफ में, मतलब आपके डे टू डे लाइफ में आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी जहाँ पे आपको कोई एक सब्सटेंस दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये जो भी, जब कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पे क्या वर्क कर रहा होता है? वहाँ पे हो रही होती है आपकी एक केमिकल रिएक्शंस। आ रही है बात समझ में? तो अभी आपको ये समझ में आया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। जब कोई एक सब्सटेंस मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे कि मतलब मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, जैसे तावा क्या हुआ, ये हो गया आपका आयरन। क्या हो गया? ये आयरन का होता है, और आयरन से रस्टिंग क्या हो गई? आयरन ऑक्साइड की हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका एक रिएक्शन हो गया। आ रही है बात समझ में? कि आयरन किसके साथ मिलकर के होता है? ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के होगा। आ रही है बात समझ में? और ऐसे ही सिंपली
जो मिल्क है उसमें एक लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम वन मटेरियल टू द अदर, वहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो वहाँ पे हो रहा है आपका केमिकल रिएक्शंस। क्या हो रही है वहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, एक एग्जाम्पल दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में होता क्या है, मतलब ये जनरली एक मैग्नीशियम रिबन की बात करना चाह रहे थे। अगर आप एक मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, अगर आप इसको करोगे बर्न, क्या करोगे, इसको बर्न करोगे, तो आपको एक ऐश जैसा सब्सटेंस आपको मिलेगा, मतलब राख मिलेगी, वो होगी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ रही है बात समझ में। अब देखो क्या है, क्योंकि बर्निंग के टाइम पे क्या होता है, बर्निंग के टाइम पे कोई भी सब्सटेंस किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन था, इसको जलाने से पहले, बिफोर बर्निंग, आप इसको करते हो रब, या फिर आप बोलो इसको आप करते हो क्लीन। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर में पहले से ही मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जमी हुई होती है। क्या होती है, मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन इज मैग्नीशियम ओनली, मैग्नीशियम रिबन इज मैग्नीशियम ओनली, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है, मैग्नीशियम है, और वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो आगे चल के बर्निंग के बाद किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसको जलाने से पहले हम लोग उसको क्लीन करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले से उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जमी होती है, जिसका आप मेल्टिंग पॉइंट बोलो, या फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम बर्न नहीं हो पाता। फिर तो आप क्या करोगे, अगर आपको मैग्नीशियम रिबन मिला है तो पहले आप उसको क्लीन करोगे, सो दैट कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर से हटा दो। फिर जब उसको जलाओगे तब आपको मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये जो है ये आपके पास एक मतलब इनिशियल फेजेस में रिएक्शंस को समझाने के लिए आपको ये भी समझाया गया है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात की गई है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको और क्या क्या चीज़ें जो है वो ढंग से सीखनी है या जाननी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपको समझने के लिए, वो यहाँ पे एक बहुत मतलब जिसको आप बोल सकते हो कि कॉमन सी चीज़ें हैं। जैसे एक होता है आपका फिजिकल चेंज, क्या होता है, एक फिजिकल चेंज, और एक होता है आपका केमिकल चेंज। क्या होता है, केमिकल चेंज। आ रही है बात समझ में। तो दो चेंजेस हैं, एक है आपका फिजिकल चेंज और एक है आपका केमिकल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे चेंज इन वॉल्यूम। क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में अगर चेंज हो गया, जैसे क्या है कि आपने पहले 2 किलो चीनी रखी हुई थी, फिर 5 किलो चीनी रख दी, तो क्या वॉल्यूम में चेंज हुआ ना, ठीक है, मास में चेंज हुआ, तो वो क्या हो रहा है, वो फिजिकल चेंज हुआ। या फिर आपको मैं बोलूँ चेंज इन हाइट, या फिर आप बोल सकते हो चेंज इन लेंथ बोल दो आप, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका फिजिकल चेंज। या फिर आप बोल सकते हो कि क्या, चेंज ऑफ कलर, चेंज ऑफ सरफेस कलर बोल लेते हैं हम लोग, सरफेस कलर। मतलब आपने कोई वॉल है, उसको पहले आपने क्या वाइट पेंट कर रखा था, बाद में आपने येलो पेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया चेंज इन कलर, सरफेस कलर। आप सरफेस चेंज कर रहे हो ना उसका, सरफेस का। तो ये सारे चेंजेस, ऐसे जो चेंजेस हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। बट आपको अभी अगर फिजिकल चेंज को और अच्छे समझना है तो एक बार बस केमिकल चेंज को हल्का सा ये समझ लो कि केमिकल चेंज में जो आपका कंपोजिशन होता है, क्या होता है, कंपोजिशन, वो चेंज हो जाता है। आ रही है बात समझ में। जो कंपोजिशन है ना किसी सब्सटेंस का या किसी मटेरियल का, अगर वो चेंज हो गया तो वो हो गया आपका केमिकल चेंज। जैसे कि जो आयरन रॉड है, जो आयरन रॉड है वो क्या है, वो है आयरन Fe। जब ये ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करेगी, मतलब जब आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बन जाएगा तुम्हारा क्या, Fe2O3। अभी ये अनबैलेंस रिएक्शन है, बाद में इसको हम लोग बैलेंस करना सिखाएंगे। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो आप ये देख सकते हो कि ये कंपोजिशन चेंज हो गया ना, यहाँ पे सिर्फ आयरन था, यहाँ पे मतलब आयरन अलग था ना, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। भाई शुगर था, आपने शुगर को और बढ़ा दिया, बट है तो वो शुगर ही, तो वहाँ पे क्या, वो वहाँ पे इंटरनल चेंजेस नहीं होंगे, वहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजेस नहीं होंगे। तो वो जो चेंज होगा वो फिजिकल चेंज, और यहाँ पे ये केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को पता करने के लिए जैसे आपके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप राजस्थान से गोवा या फिर महाराष्ट्र पहुंच गए तो स्टेट चेंज हो गया, नहीं। चेंज इन स्टेट का मतलब हुआ कि जैसे सॉलिड है, सॉलिड से वो हो सकता है कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो गैस में कन्वर्ट हुआ हो। तो ये चेंज इन स्टेट, जब वो कोई सब्सटेंस इस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तब पॉसिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे वो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज हुआ हो, ठीक है। बट वहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर तो भाई नॉर्मली क्या होगा, वाटर है और वाटर आपका पानी बन गया, पहले आइस था फिर बाद में पानी बन गया, तो फिजिकल चेंज भी तो हुआ है ना उसका, ठीक है। बट हाँ कि कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि जब कोई एक सब्सटेंस पहले कुछ और था सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में जाने के बाद वो कोई दूसरे मतलब किसी दूसरे केमिकल के साथ मिल करके कोई दूसरी सब्सटेंस को फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ पे जब चेंज इन, ऐसे में जब चेंज इन स्टेट होता है तो वो आपका केमिकल चेंज में काउंटर होगा। इसके बाद हो गया तुम्हारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अभी तो ये देखो कि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, मैंने यहाँ पे बोला था सरफेस कलर, ये तो पेंटिंग की बात कर रहा था मैं, जब मैं फिजिकल चेंज की बात कर रहा था तब मैं पेंटिंग करके उसके सरफेस का कलर चेंज कर रहा था। यहाँ पे चेंज इन कलर अलग है, यहाँ पे पूरा सब्सटेंस का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे आपने आम देखा है, आम, ठीक है, तो आम जब कच्चा होता है ना तो वो अंदर से कैसा होता है, सफ़ेद होता है, आ रही बात समझ। जब वो पक जाता है ना तो अंदर से कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो वहाँ पे चेंज इन कलर जो हो रहा है ना, वहाँ पे हो रहा है तुम्हारा केमिकल चेंज, क्योंकि पूरा का स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना वहाँ पे, भाई पहले खट्टा था बाद में मीठा हो गया वो, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा चेंज इन कलर, ठीक है। दूसरा हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर और तीसरा हो गया आप मतलब इसका लास्ट हो गया चेंज इन टेम्परेचर। क्या, चेंज इन टेम्परेचर। इवोल्यूशन ऑफ गैस को आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई एक सब्सटेंस है, जब वो कोई दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वहाँ पे हो सकता है किसी गैस की फॉर्मेशन हो रही हो, तो जब गैस बाहर निकल रही है तो गैस कहाँ से बाहर निकल रही है, उस सब्सटेंस के अंदर से। तो इसका मतलब सब्सटेंस के अंदर का जो कंपोजिशन वो चेंज हो रहा होगा ना, तभी तो उसके अंदर से कोई सामान बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस अगर आपको कहीं पे होता हुआ दिखे, इसका मतलब कि वो क्या हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है आपका केमिकल चेंज। दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, कोई एक सब्सटेंस था जो कि मतलब पहले ठंडा था, पहले कोई दूसरे टेम्परेचर पे था, उसमें आपने कुछ ऐसी चीज़ मिक्स कर दी, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। तो ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये शो कर रहा है आपको कि उस सब्सटेंस के अंदर में केमिकल चेंजेस जो हैं वो मतलब वो टेकन प्लेस, केमिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन दैट सब्सटेंस, ओके। नाउ हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे, देखते हैं हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद है आपके पास केमिकल इक्वेशंस। क्या है, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जहाँ पे भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, क्या, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिप्रेजेंटेशन का इजीएस्ट मेथड है वो है थ्रू केमिकल इक्वेशंस। आ रही है बात समझ में, मतलब अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो बाय वर्ड फॉर्म या फिर बाय सिंबॉलिक फॉर्म, तो वो जो इक्वेशन आपकी बन रही है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, जैसे अभी हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम Mg, ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा O2 एंड इट गिव्स यू एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। आ रही है बात समझ में? तो ये जो है ये वर्ड फॉर्म है, केमिकल इक्वेशन का ये वर्ड फॉर्म है। ये जो लिखा है ना मैंने, जो मैं रेड से अभी रेड से जो मेंशन कर रहा हूँ, ये वाला जो है ये है आपका क्या, ये है आपका वर्ड इक्वेशन। क्या है ये? वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये जो है ये है आपका सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। आपने इसमें सिंबल्स को यूज किया है, सिंबॉलिक इक्वेशंस बोल सकते हो आप। ध्यान ये रखना कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, केमिकल इक्वेशन ही है। केमिकल इक्वेशन का वर्ड फॉर्म और ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। मतलब आपको इसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जो चीज़ों को जो मतलब किससे डिनोट किया जाता है, क्या इसके सिंबल्स हैं, हम लोग वो चीज़ें लिख करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और चीज़ें आपके लिए समझने के लिए क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या है आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते क्यों हैं। हम लोग रिएक्शंस को बैलेंस करते क्यों हैं, पहली चीज़ आपको ये समझनी है। तो हम लोग जो बैलेंस करते हैं वो है आपका ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी प्रोसेस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पूरा होल के लिए बात कर रहा है, मतलब किसी भी चीज़ में कभी कोई मास बनेगा नहीं या फिर कोई मास घटेगा नहीं। अगर आप लोग सिर्फ केमिकल इक्वेशंस या फिर केमिकल रिएक्शंस की बात करो तो ये प्रिसाइजली ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि मास ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स। क्या? मास ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट is equals to the mass of that element in product। आ रही है बात समझ में? और ये इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रही है कि एक भी एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट ले लो आप, उसका जो मास रिएक्टेंट में होगा वही मास उसका प्रोडक्ट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मास कभी कम नहीं हो सकता अपने आप और कभी अपने आप बढ़ नहीं सकता। मास जितना था उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज़ करते हुए हम लोगों को क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशंस को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। अब हम लोग ये देखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते कैसे। हमारे पास एक इक्वेशन है और जो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सीधे मैं इक्वेशन आपके सामने लिख करके रख दे रहा हूँ। इन्होंने बोला हुआ है जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोला हुआ इन्होंने? जिंक को आप लिखते हो Zn, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका H2SO4, और जब इनका रिएक्शन होगा तब आपको मिलेगा ZnSO4। क्या मिलेगा आपको? ZnSO4। और देखो ZnSO4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे इक्वेशंस देखो, अभी अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जैसे अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक की, और यहाँ पे क्या है, दूसरा हाइड्रोजन भी है, फिर आपका सल्फर भी है और फिर आपका ऑक्सीजन भी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, या फिर हाँ ठीक है। तो ये जो हैं ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपके पास प्रेजेंट हैं। अगर मैं बोलूँ कि इनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं और ये बोलूँ कि नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में कितने हैं, तो आपको कैसे बताओगे? देखो जिंक कितना है, 1 है, और प्रोडक्ट में जिंक कितना है, तो 1 है। ऐसे ही हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। देखो H2 है ना, तो मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। यहाँ पे भी देखो H2 है, तो मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हो गए। फिर यहाँ पे सल्फर 1 है, तो मतलब सल्फर का 1 एटम है। यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो सल्फर का 1 एटम है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 4 हैं, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है आपके वो 4 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन आप
अभी हमने लिखी है, ये क्या है, ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ every element in reactant is equals to the number of that element in product. Since number of every element in reactant and number of every element in product is equal, hence this equation is a balanced equation. हम लोग अब आगे चलते हैं और एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे लिख करके उसको बैलेंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे, और वो इक्वेशन है आपके लिए, जैसे हम लोग एक इक्वेशन ले रहे हैं, कौन सी? हम लोग ले रहे हैं आयरन प्लस H2O। क्या ले रहे हैं हम लोग? देखो, आयरन प्लस वाटर, वाटर का मतलब हो गया H2O, और जब आप इसका रिएक्शन करा रहे हो तो आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? Fe2O4, Fe2O4 प्लस आपको मिल रहा है H2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि कभी कभी Fe2O3 भी बनता है और कभी कभी ये Fe2O4 भी बनेगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो आयरन है वो अपनी 2 वैलेंसी शो करता है। आ रही है बात समझ में? कभी वो 2 करता है, कभी वो 3 करता है अपनी जो वैलेंसीज हैं। तो क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, इसकी वजह से ये कभी कभी जो कंपाउंड है ये Fe2O4 बनता है, कभी कभी ये Fe2O3 बनता है। ठीक है ना? ऐसा। चलो ठीक है, अब हम लोगों का काम ये है कि इसको करना है बैलेंस। देखो, मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आप सिंपली ऐसा कर लो कि जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं, जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके नाम लिख लो। जैसे आयरन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और फिर यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया। तो अब आपको यहाँ पे जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट में जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट में होगा वही प्रोडक्ट में होगा, कुछ अलग से प्रोडक्ट में नहीं आने वाला है। ठीक है। दूसरी चीज़, फिर आप यहाँ पे एक काम ये करो, ये काम करो कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ये लिख लो पहले तो। ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में? इन प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया रिएक्टेंट। अब देखो क्या है, आयरन कितना है यहाँ पे? तो आयरन यहाँ पे है तुम्हारा 1। कितना है? 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है? तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। और फिर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो यहाँ पे आयरन कितना है? तो आयरन देखो यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो आयरन 2 हो गए, Fe2 है। अच्छा, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। ठीक है। और अगर मैं बोलूँ ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन है आपके 4। आ रही है बात समझ में? एक बार जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, कहीं हम लोग जो हमारा रिएक्शन है, हाँ ठीक है, H2O सब कुछ सीधा, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम लोग मतलब आपकी बुक में लिखा हुआ है बॉक्स बनाने के लिए, आप लोग अभी बॉक्स बनाओ ना बनाओ वो चल जाएगा, बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया हुआ है आप उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दे रखी है ना, जैसे Fe+H2O, तो मतलब Fe3 नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे, या फिर FeO नहीं लिख सकता वहाँ पे। आ रही है बात समझ में? ये Fe है तो ये Fe ही रहेगा। जो भी हमको करना है वो एज अ सफिक्स हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम लोग जरा इस पर बात करते हैं। देखो, पहली चीज़ आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे? तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस करना कहाँ से, ये देख करके हम लोग बैलेंस करेंगे कि सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं। तो देखो, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं किसमें? प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट में कितने हैं? 3 हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मतलब रिएक्टेंट में कितना है? 1 है, तो 3 और चाहिए। तो आप क्या करो कि जहाँ पे भी ये ऑक्सीजन है उसके आगे क्या कर दो आप, उसके आगे आप लिख दो 4। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 हो गए। तो मतलब यहाँ पे मैंने इसको 4 कर दिया। ये जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो ये 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी तो तुम्हारा चेंज हो गया है, 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। आ रही है बात समझ में? 4 2 जा कितना हो गया? 8 हो गया। और अब आयरन कितना है? तो आयरन अभी 1 ही है। ये मैंने क्या, जब मैंने फर्स्ट टाइम, और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं तो क्योंकि आपने तो यहाँ पे कोई सफिक्स लगाया नहीं, तो यहाँ पे जो था वही है। आ रही है बात समझ में? अब देखो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, बट ये जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ये अब और ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 8 है। तो अब आप क्या कर सकते हो? तो अब आप ये करो
कि इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये करेंगे कि देखो किसका हाइड्रोजन का 2 कहाँ पे है, हाइड्रोजन का 2 यहाँ पे है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, तो देखो 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, इसका मतलब ये 8 हो गया। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे 4 लगाया तो यहाँ पे कोई चेंजेस हुए क्या, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहा। और इधर भी मैंने कोई चेंजेस अभी तक नहीं किए हैं, तो मैं जो यहाँ पे थे पहले उनको मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? अभी देखो 4 बैलेंस हो गया है, 8 बैलेंस हो गया है, एक रह गया वो है आयरन। आयरन इम्बैलेंस है क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, हमको लास्ट जो करना है वो ये कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे आयरन है ना यहाँ पे 2 करना है ना हमको, तो यहाँ पे आयरन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो मतलब 2 से हमने 2 जो है वो आयरन के आगे लगा दिया। अब देखो तो यहाँ पे आयरन चेंज हो गया ना, हमारा 2 हो गया। बाकी अच्छा हाइड्रोजन पे कोई चेंजेस हुए तो नहीं, ये 8 ही रहेगा। अच्छा ऑक्सीजन पे कोई चेंज हुआ तो नहीं, ये जो था वही है 4। ऐसे ही यहाँ पे बताओ अब, तो यहाँ पे तो हमने कोई चेंजेस किए नहीं, तो मतलब ये था तुम्हारा 2 8 एंड 4। तो आप अगर इसको देखो, किसको, जो अभी हमने लास्ट में अभी रखा हुआ है, अगर आप लोग सिर्फ इस पे फोकस करो इन दोनों पे, तो आपको क्या दिखेगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एज वेल एज इन प्रोडक्ट ऑफ एवरी एलिमेंट इज सेम एंड हेंस दिस इज नाउ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ रही है बात समझ में? तो ये है तुम्हारी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और ध्यान रखना कि जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो हम लोग जो भी लिखेंगे वो हम लोग प्रीफिक्स में लगाएंगे। मतलब जैसे हमको 4 एटम्स बढ़ाने हैं अगर किसी के, तो प्रीफिक्स में लगा करके, और फिर ये मल्टीप्लाई होता है। प्रीफिक्स में जो भी आप लगाओगे ये मल्टीप्लाई होगा। जैसे 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया, तो मतलब ऑक्सीजन कितने 4 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन 8 हो गए। तो ऐसा आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो ये था आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद भी एक चीज़ है आपके लिए इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि आप इसके ऊपर क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसके ऊपर फिजिकल स्टेट। कौन से फिजिकल स्टेट, जरा मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ कि फिजिकल स्टेट कौन कौन से होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, फिजिकल स्टेट, मतलब कि जो भी आपके पास केमिकल इक्वेशन है या केमिकल इक्वेशन जो आपने लिखी हुई है, उसको और ज़्यादा क्या करने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसके फिजिकल स्टेट्स को लिख सकते हो। ठीक है। और फिजिकल स्टेट कौन कौन से होते हैं, जरा देखो फिजिकल स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक हो गया आपका गैस, तो अगर इनमें से कोई चीज़ अगर गैस है तो आप उसके आगे लगा दोगे जी। फिर अगर कोई चीज़ है लिक्विड, क्या है, लिक्विड है, तो आप उसके आगे लगा दोगे क्या, एल। और अगर कोई चीज़ अगर किसके सॉलिड स्टेट में है तो आप उसमें लगा दोगे क्या, एस। आ रही है बात समझ में? और अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, मतलब वो एक्वस स्टेट में है, मतलब किसी सब्सटेंस के साथ वाटर भी प्रेजेंट है, तो आप उसको लिखोगे ए क्यू, एक्वस सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो अब देखो क्या है, देखो आयरन क्या है, तो आयरन है आपका सॉलिड, क्या है ये है आपका सॉलिड। वाटर H2O क्या है, H2O है आपका लिक्विड। और Fe2O4 तो मतलब आयरन ऑक्साइड क्या है, तो ये है सॉलिड। और फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो ये होगी आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इक्वेशन मिल गई अब आपको। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल स्टेट्स है उसको भी हम लोग केमिकल इक्वेशन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे है अब आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो इसको जरा हम लोग समझते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन होते हैं। तो जैसे देखो सबसे पहले एक होगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर हो जाएगा आपका क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और उसके बाद हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही है बात समझ में? तो हमने इतनी मतलब, और इसके बाद भी है, फिर इसके बाद एक और है, वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आ रही है बात समझ में? तो देखो यहां पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं आपको हिंट देते हुए चल रहा हूं, मतलब एक जो बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं वो देते हुए चल रहा हूं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है 2 और मोर देन 2। क्या? मोर देन 2 रिएक्टेंट्स। क्या? रिएक्टेंट्स क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। जब वो कंबाइन हो जाएंगे तो वो कोई एक सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है? तो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स combine together to form a single product, that reactions are known as combination reaction। आ रही है बात समझ में? when 2 और more than 2, यहाँ पे ये 2 हो गया, when 2 और more than 2 reactants combine together to form a product, that reaction is known as the combination reaction। अब इसमें अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जरा कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपका क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको आप ऐड कर रहे हो H2O वाटर के साथ। तो ये आपके घरों में क्या होता है? आपके घरों में कौन सा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो गया? ये हो गया आपका लाइम, ठीक है? क्विक लाइम। क्विक लाइम कौन सा? चूना। जो आपके जो दुकानों पे जो मिलता है ना पुताई के लिए जो यूज होता है, वो तो तुम्हारा चूना, क्विक लाइम। जब आप इसको वाटर के साथ ऐड करोगे तो आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है तुम्हारा स्लेग्ड लाइम। क्या होता है? स्लेग्ड लाइम बोलते हैं इसको। और ये हो गया आपका क्विक लाइम, ठीक है? तो स्लेग्ड लाइम का मतलब होता है भुना हुआ चूना। तो ये भुन जाता है। भुन जाता है कैसे? भुन जाता है क्योंकि यहाँ पे जब भी आप चूने को पानी में मिलाओगे ना, तो यहाँ पे आपकी हीट रिलीज होगी, और ये बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब एक और चीज़ यहाँ से आपको मिल गई। क्या मिल गई आपको यहाँ से? कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? वो बाय नेचर क्या होती हैं? क्या बोलते हैं उन रिएक्शंस को जिसमें हीट रिलीज होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब ऐसी रिएक्शंस जहां से क्या निकल रहा हो? जहां से हीट निकल रही हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद देखो, अभी आपके पास फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि अगर आपको वो ये बोल दे कि बर्निंग ऑफ कोल, क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल। तो आपको बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग में मैंने क्या बताया? कोल हो गया तुम्हारा C, मतलब उसमें कार्बन होगा, और बर्निंग हो रही है तो मतलब उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है कि CO2 की ही फॉर्मेशन हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हीट फॉर्म हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये रिएक्शंस कैसी हैं? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है वो तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से एक और क्वेश्चन आता है जनरली जो आपसे पूछा जाता है, वो है आपका रेस्पिरेशन की प्रोसेस। किसकी? रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी आपका ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं आएगा, बट रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो ध्यान ये रखना, रेस्पिरेशन, ठीक है? तो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो भी क्या होती है? वहां पे हीट जो है वो रिलीज होती है, तो वो भी तुम्हारी क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, मतलब C6H12O6, उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में।
ठीक है, और साथ में आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है एनर्जी। तो रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस हो गई ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, और भी कई चीज़ें हैं बट मुझे वो इतनी नेसेसरी नहीं लगी, इस वजह से मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में उनको पुटअप नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या एग्जाम्पल्स किस पे चलेंगे, हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे चलेंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं आपको एक डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, मतलब जब कोई एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इंग्लिश में सुनो कि व्हेन अ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन, दोज रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आ रही है बात समझ में, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट हो रहा है, क्या, वन रिएक्टेंट क्या कर रहा है ये, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, एक्सोथर्मिक का देखो, जैसे ये कॉम्बिनेशन का उल्टा हुआ, जैसे ये कॉम्बिनेशन का उल्टा हुआ, ऐसे ही एक्सोथर्मिक का भी उल्टा होता है, और एक्सोथर्मिक का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे मैं ब्लू से कर दे रहा हूँ, और ये हो गया तुम्हारा क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिनको एनर्जी की नीड होती है, मतलब नीड एनर्जी। समझ में आ रही है बात, तो मतलब उनको क्या है, एनर्जी की नीड है। ठीक है, मैं बाकी चीज़ें ज़रा मिटा रहा हूँ ताकि मैं यहीं पे इसी में आपको इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाला जो पार्ट है उसको मैंने हटा दिया अभी। ठीक है, ताकि मैं आपको इसमें पूरा जो तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसको हम लोग अभी समझ सकें। ठीक है, तो ऐसा अभी देखो क्या है, अभी हमने बात की एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, किसकी बात की हमने, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, गेन होती है, मतलब एनर्जी चाहिए होती है। अब एनर्जी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो एनर्जी आपको तीन जगहों से मिल सकती है। ठीक है, मतलब नॉर्मली आपको तीन जगहों से मिल सकती है। कहाँ से, एक तो हो गया हीट, आप हीट प्रोवाइड करो, उसको हीट प्रोवाइड करो, तो इसको जो भी ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आ रही है बात समझ में, जब आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरा क्या हो सकता है, हीट अभी आपने प्रोवाइड की, ऐसा हो सकता है कि हीट करंट से मिल रही हो उसको, करंट से जब हीट मिलेगी तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आ रही है बात समझ में अभी तक। और तीसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि आप भी एनर्जी ना दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी ना मिलो, किससे मिल रही हो, सन से मिल रही हो। तो जब सन से मिलेगी ना तब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको बोल देंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आ रही है बात समझ में। और देखो यहां पे आपको एक और चीज समझनी है, क्या, कि जो तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन में मतलब आप हीट उसको दे रहे हो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कुछ थर्मल डिकम्पोजिशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या हैं, जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिल जाएगा आपको CO2। क्या मिलेगी, CO2। और आपको पता है कि ये गैसेस फॉर्म में रहेगी और कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये तुम्हारा एक्वस स्टेट में रहेगा, मतलब सॉरी सॉलिड स्टेट में रहेगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इसको हीट प्रोवाइड की, मतलब आप उसको जला रहे हो, मतलब जैसे जो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो पत्थर है ना, जब इसको हीट करोगे भट्टी में डाल दोगे ना तो वहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है और वो है आपका वाटर। क्या है,
वाटर H2O का, और जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो आपको H2 मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी बुक में देखोगे ना तो वहाँ पे वो पानी को मतलब एक जार में पानी को भर करके उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाएंगे और एक इलेक्ट्रोड पे तुम्हारा H2 गैस बनेगी और दूसरे पे बनेगी तुम्हारी कौन सी, O2 गैस डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, अब H2 गैस जो है वो किस इलेक्ट्रोड पे आएगा, तो वो आएगा आपका किस पे, कैथोड पे आएगा। किस पे आएगा, कैथोड पे आएगा। क्योंकि कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव। कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है आपका नेगेटिव, और एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव। तो एनोड पे क्या जाएगा आपका, एनोड पे जाएगा आपका ऑक्सीजन। आ रही है बात समझ में, तो ऐसा। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ लिया। अच्छा, दूसरी चीज, क्योंकि आपको पता है कि जब एक ऑक्सीजन जब टूट रहा है, जब एक ऑक्सीजन टूट रहा है तो आपको कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल रहा है और एक ऑक्सीजन ही मिल रहा है बस। जब एक वाटर मॉलिक्यूल जब टूट रहा है तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मिल रहा था। इसको जब आप बैलेंस करोगे तो आप इस तरीके से करके इसको बैलेंस कर सकते हो कि यहाँ पे कर दो 2 और यहाँ पे भी कर दो 2। तो अब देखो क्या हो रहा है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल रहा है। इसका मतलब बाय वॉल्यूम ज़्यादा कौन होगा, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस भरेगी, कैथोड वाले पे या एनोड वाले पे, तो आप ध्यान रखना कि कैथोड वाले भरेगी। क्यों, क्योंकि कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल जनरेट हो रहा था। ठीक है, तो ये। अच्छा, इसके बाद ये आपका कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपके पास जो एग्जाम्पल है वो है सिल्वर क्लोराइड का। किसका, AgCl2। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड, अब देखते हैं जरा हम लोग इसमें क्या है। ठीक है, आपको ये पढ़ा दिया है मैंने, ये बता दिया है। ठीक है, AgCl। ठीक है, तो AgCl जो है, अब AgCl का जब आप डिकम्पोजिशन करोगे किसमें, फोटोलाइटिक, मतलब सन की प्रेजेंस में ही इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तब आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा Ag क्या हो गया आपका, सिल्वर। ठीक है, और उसके साथ साथ मिलेगा आपको क्या, Cl2 क्या हो गया आपका, क्लोरीन हो गया। ठीक है ना, तो ये किसमें, गैसेस की फॉर्म में मिलेगा और जो ये तुम्हारा होगा ये सॉलिड की फॉर्म में मिलेगा। मतलब सिल्वर जो होगा ये सॉलिड की फॉर्म में होगा। आ रही है बात समझ में, तो ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिकम्पोजिशन वाला पार्ट जो है हमारा वो खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलते हैं। किस पे हम लोग चलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ कि जहाँ पे किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे तो उससे हमारा काम चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, किसकी रिएक्शन कराया इन्होंने कराया है आयरन की रिएक्शन कराई है, किसके साथ, CuSO4, मतलब आयरन की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। तो आपको किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, देखो अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ध्यान इस चीज़ का रखना। आपको अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, जो कि मैंने मेटलिक, जो मेटल है नॉन मेटल से वहाँ पे पढ़ाई है, और एक और चैप्टर में भी आपको मैंने जो रिएक्टिविटी सीरीज है उस चीज़ के बारे में बताया है मैंने। तो ध्यान ये रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर देगा। मतलब ये आयरन क्या करेगा, ये आयरन यहाँ पे आकर के SO4 के साथ अटैच हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा। ठीक है ना, तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे CuSO4 प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी आपको मैंने क्या बताया अभी, आयरन क्या किसको करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा। मतलब ये जो आयरन है ये Cu को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारा FeSO4, यहाँ से ये रिप्लेस हो गया ना, ये यहाँ से आकर के अटैच हो गया, तो FeSO4 प्लस Cu। तो ऐसी जो रिएक्शंस होंगी जहाँ पे आप इसके बारे में लिखोगे भी, क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, आप लिखोगे कि इन सच रिएक्शंस
more reactive element replace less reactive element from its salt। मैं यहां पे लिख करके दे रहा हूं आपको, in this reaction more reactive element replace less reactive from its salt। आ रही है बात समझ में? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है, और आप लोगों को फायदा भी हो रहा है इससे, तो डू शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिससे कि हमारा जो चैनल है वो भी अच्छे से ग्रोथ कर पाए। आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आपके साथ साथ हमारे चैनल का भी ग्रोथ बना रहे, और उसके लिए आपको करना ये है कि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ इसको शेयर करो, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो यहाँ पे सिंगल रिप्लेसमेंट हुई है भैया, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को हटा दिया। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था। सिंपल। अब हम लोग आगे चलेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास है सोडियम सल्फेट। क्या है? सोडियम सल्फेट। और इसकी रिएक्शन करानी है आपको किसके साथ? बेरियम क्लोराइड। किसके साथ? बेरियम क्लोराइड के साथ। आ रही है बात समझ में? सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करानी है। अब देखो क्या होगा। अब अगर जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो देखो यहाँ पे जरा इसको समझो क्या होना क्या चाहिए। देखो क्योंकि ये क्या है? ये है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि सोडियम चला जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे। बट दिक्कत पता क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे इसके नेम में आप कैसे ध्यान रखोगे, नेम्स कैसे चेंज करोगे। तो देखो क्या है कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो दोनों की एक एक वैलेंसी है, तो मतलब एक हो गया तुम्हारा क्या? NaCl। क्योंकि वैलेंसी 1 है तो दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे Cl2 क्यों था? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 थी। ऐसे ही सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, तो जब बेरियम जो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, बेरियम जब इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा तुम्हारा BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिफरेंट सॉल्ट्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे? ऐसी ये कौन सी रिएक्शंस हैं? such reactions in which क्या exchange of ions takes place। क्या बोलूँगा मैं? exchange of ions take, चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, exchange of ions taking place। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन है। अब जरा मैं चेक करता हूँ इसमें क्या हो रहा है। हाँ ठीक है, अभी ठीक हो गया, अभी ठीक है। ठीक है, अब हमारा क्या बचा है? तो अब हमारा बचा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो अब हम लोग इसको समझेंगे जरा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ऑक्सीडाइज हो जाना। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ, मतलब यहाँ पे मैं पहला लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब हुआ किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज हो जाना। क्या हो जाना? ऑक्सीडाइज हो जाना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलूँगा मैं। अगर किसी के अंदर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? तो रिडक्शन बोलेंगे कि जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब दूसरी चीज़
सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। जहाँ पे अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ऑक्सीजन कब ऐड हो रहा होगा, जब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा। तो मतलब किसी एलिमेंट से अगर क्या मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तभी भी उसका ऑक्सीडेशन है, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तभी भी आपका क्या हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, रिडक्शन वाले केस में आ जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसका, तो शायद आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इसका एग्जांपल जो है वो मैं ये ले रहा हूँ, CuO प्लस H2, और ये आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। देखो पहले यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीजन था, यहाँ पे अब रिमूव हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का हो रहा है आपका रिडक्शन। क्या हो रहा है आपका, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, बट ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में इसके हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन का हो रहा है तुम्हारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास दो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे अभी क्लियर करते हैं। और वो टॉपिक्स क्या बचे हैं, अब बचा है आपके पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स। एक है तुम्हारा कोरोजन, क्या है, कोरोजन, और एक है तुम्हारा रेंसिडिटी। क्या है, रेंसिडिटी। कई सारे बच्चों को इसमें रेंसिडिटी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, बट अभी हम लोग अभी के बाद कोशिश में ये करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे जो हैं वो ख़त्म हो जाए। तो देखो, कोरोजन का मतलब होता है कोरोड। क्या, कोरोड। यहाँ से आप एक वर्ड ध्यान रखोगे, कोरोड, और कोरोड का मतलब होता है डिके। क्या होता है, डिके। क्या होता है, डिके। मतलब कि जो भी मेटल है, क्या है, जो मेटल है उसका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। आ रही बात समझ में। तो जब मेटल का डिके हो रहा है, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, आयरन की। ठीक है। तो जब आयरन का डिके होता है, जब आयरन खराब होता है, तो कैसे होता है खराब, क्योंकि उसकी रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मतलब मॉइस्चर, मतलब वहाँ पे H2O भी प्रेजेंट होना चाहिए। और फिर जो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, जैसे Fe2O4 या फिर Fe2O3 की फॉर्मेशन हो गई, तो ये आपका हो गया क्या, आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड हो गया। अब आपको पता है कि आयरन ऑक्साइड से दोबारा आयरन में जाने के लिए बहुत बड़ी प्रोसेस लगानी पड़ती है। ठीक है, मतलब एक टाइप से आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आयरन ऑक्साइड से आयरन में कन्वर्ट करने के लिए। तो मतलब, और जब आयरन ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो गया तो आप क्या यूज़ कर पाओगे उसका, तो एक तरीके से वो मेटल फिर क्या हो गया, खराब हो गया फिर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कोरोजन। अब बात आती है कि आप इसको सेव कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑयलिंग, फिर एक ऑयलिंग एक मेथड हो गया, फिर एक मेथड हो गया तुम्हारा पेंटिंग का मेथड हो गया कि आप उसके ऊपर पेंटिंग कर दो सो दैट कि ऑक्सीजन उससे टच ना कर पाए, या फिर आप उसका अलॉइंग कर दो, क्या अलॉय बना दो उसका, या फिर गैल्वनाइजिंग भी एक प्रोसेस है, आप उसकी गैल्वनाइजेशन करवा दो, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ प्रोसेस होती हैं जिससे कि आप कोरोजन जैसे चीज़ों से बच सकते हो। इसके बाद आती है बात रेंसिडिटी की। तो रेंसिडिटी होता है मतलब फूड का खराब होना। क्या, फूड का खराब होना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फूड का खराब होना। ठीक है, और किसकी वजह से होता है, तो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा ऑयली सब्सटेंस, ऑयल प्रेजेंट होता है, और ऑयल का हो जाता है तुम्हारा क्या, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब तुम्हारा ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडाइज हो गया वो, मतलब ऑयल का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका मतलब कि जो फूड है वो ख़राब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका फिर मतलब एक तरीके से जो उसकी फूड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इसको आप बचाने के लिए क्या करोगे, आप इस फूड मटेरियल में, इसमें सब्सटेंस में क्या डालोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स डालोगे। क्या डालोगे, एंटीऑक्सीडेंट्स। और एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि ताकि वो ऑयल को ऑक्सीडाइज ना होने दे। समझ में आ रही है बात,
ताकि वो ऑयल को ऑक्सीडाइज ना होने दे। और आपके पास जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है वो है आपके पास नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो इसी वजह से हम लोग नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं किसमें? चिप्स के बैग्स में या फिर कुरकुरे के बैग में। उन सब आपने देखो बैग इतना फुला हुआ होता है और चिप्स कुरकुरे इतने से होते हैं, तो इतना फुला कर क्यों देते हैं? ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। बट कंपनियां भी उसका मिसयूज़ ही कर रही हैं एक तरीके से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फुला देते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, वो 20 का फिर 40 में बिक रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको ध्यान रहेगा फिर कि रेंसिडिटी जो है वो फूड का ख़राब होना हो गया। उसमें होता क्या है कि ऑयल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, और फिर हम लोग इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डालते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसा हो गया तुम्हारा नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ पर डाला? जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़। ध्यान ये रखना कि एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, क्योंकि मैंने कई बार क्वेश्चन ये देखा है कि नाइट्रोजन को चिप्स के बैग्स में क्यों डाला जाता है, तो आंसर तो यही है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। बट ऐसा भी हो सकता है कोई दूसरा एंटीऑक्सीडेंट वहाँ पे डाल दें, वो लिख दें, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आंसर उसका यही लिखना है कि भाई एंटीऑक्सीडेंट ही हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि हमको प्रिवेंट करना है कि ऑक्सीडेशन ना हो उसका। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक सारी चीज़ें लगभग इस चैप्टर की आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल प्रिसाइज्ड वे में, ठीक है, मेरा पूरा एफर्ट रहा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आप देख सकते हो कि आपके लिए मटेरियल देखो कितने अच्छे से चीज़ों को आपको समझाया गया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। अगर आप में से किसी को पढ़ाई में या फिर आपकी क्लास के किसी टॉपिक में, मैथ्स और साइंस में अगर कोई दिक्कत हो रही हो, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप क्या करो, एक नंबर में यहाँ पे लिख रहा हूँ 790790603961, पूरा नंबर दिख रहा है? हाँ। तो इस नंबर पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो थ्रू व्हाट्सएप, कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप के थ्रू। हम आपको यहाँ पे सारे सैंपल पेपर के साथ आपको अगर डेट शीट चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स हो गई या फिर एग्जाम्पलर्स हो गए, ठीक है, तो एग्जाम्पलर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। ये सारी चीज़ें जो भी है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो इस नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत फ्रूटफुल है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है, आप हमारा एक काम ये कर सकते हो कि अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी स्टडी के ग्रुप्स हैं वहाँ पे हमारे इस चैनल को प्रमोट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको बताओ कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज मिल रही है, ठीक है। ये सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? 10th क्लास के बच्चों के लिए हो रही है और इस चैनल के लिए हो रही है। तो आपको क्या करना है? डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट।